नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में ये देखते हुए कि पत्नी ने ये जानने के बाद कि उसका पति दूसरी महिला से शादी करने जा रहा है, उसके पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आईपीसी की धारा 498A और दहेज निषेध की धारा 3-4 के तहत आरोपों से पति को डिस्चार्ज उन्मोचित कर दिया। जस्टिस संजय द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि पत्नी ने उन घटनाओं का आरोप लगाया है जो प्राथमिकी दर्ज करने की तारीख से 2 साल पहले हुई थी और पति द्वारा तलाक की डिक्री मांगने के लिए मुकदमा दायर करने के बाद ये मामला दर्ज किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक आदमी को अग्रिम जमानत दे दी, जिस पर फेसबुक कॉल के माध्यम से निकाह करने और बाद में उस औरत को छोड़ देने का आरोप था। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की खंडपीठ मोहम्मद अली नाम के एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अभियोजन पक्ष के आरोपों के अनुसार, जिसने मोजाम्बिक अफ्रीका में रहते हुए शिकायतकर्ता के साथ फेसबुक कॉल के जरिए निकाह किया और भारत वापस आने के बाद उसने शिकायतकर्ता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और उसे ब्लैकमेल किया। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में मध्यस्थता पर एक नया कानून पेश करने के लिए तैयार है। कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थापित होने वाले प्रस्तावित नए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। महंत मधुमंगल शरणदास शुक्ला द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, चूंकि राज्य सरकार ने एक पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी है, सीवरेज या व्यापार अपशिष्ट नदी में जा रहा है। याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद मामले को STP या ETP के माध्यम से सीवरेज और व्यापार अपशिष्ट के उपचार के मामलों का प्रबंधन करने वाले संबंधित विभाग या निकाय के सर्वोच्च अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया और मामले को स्थगित कर दिया गया। कानून मंत्री ने शनिवार को कहा, संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में हम मध्यस्थता पर एक विधेयक पेश करेंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने ये भी कहा, हम भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाना चाहते हैं। रिजिजू ने आगे जोर दिया कि केंद्र सरकार सभी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और विधि अकादमियों के साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत उत्सुक है। उन्होंने आगे कहा, हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। हम न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना चाहते हैं और न्यायपालिका को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाना चाहते हैं। कोर्ट ने इस आशय का हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया कि सीवरेज और व्यापार अपशिष्ट को बिना उपचार के नहीं निकाला जाएगा। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यदि हलफनामा दाखिल करने और सीवरेज या व्यापार अपशिष्ट को निकालने के लिए पाइपलाइन का काम करने के बाद नदी में अनुपचारित पानी पाया जाता है तो अभिसाक्षी की जिम्मेदार बनाया जाएगा, जिसमें CRPC की धारा 430 के तहत प्रक्रिया द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाना शामिल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि गंगा को साफ रखने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की अच्छी मंशा के बावजूद और इस उद्देश्य के लिए भारी मात्रा में डायवर्जन के बावजूद गंगा नदी अभी भी प्रदूषित है। बेंच के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा गंगा नदी में बहने वाले सीवरेज और व्यापार अपशिष्ट की समस्या को उजागर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए आश्वासन के कार्यान्वयन पर निर्णय लेने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। इस आश्वासन के तहत राज्य किराएदारों की ओर से किराए का भुगतान करेगा यदि वे गरीबी के कारण ऐसा करने में असमर्थ है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली दिहाड़ी मजदूरों या श्रमिकों द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। ये मजदूर अपने मासिक किराए का भुगतान करने में असमर्थ हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार का मामला कोर्ट के समक्ष अनुत्तरित रहता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में केंद्र सरकार का ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने इसलिए भारत के अतिरिक्त जनरल सॉलिसिटर को एक नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति डॉक्टर कौशल जयेंद्र ठाकर
और न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की खंडपीठ ने नेहरू युवा केंद्र संगठन की जिला युवा समन्वयक शमीम बेगम द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करते हुए ये टिप्पणी की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जेल परिसर में कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही इन पीएससी हृदय, गुर्दे, लीवर आदि से संबंधित बीमारियों के इलाज की सुविधा होनी चाहिए। न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य को ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि कैदियों को ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपरोक्त विभिन्न बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञ उपलब्ध कराए जाए। हुसैनारा खातून और अन्य बनाम गृह सचिव बिहार राज्य FIR 1979 SC 1369 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि कैदी भी इंसान है और उनके मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने माना है कि एक पुनर्विवाहित विधवा का यदि पति की मृत्यु के समय पुनर्विवाह नहीं हुआ था तो अपने मृत पति की संपत्ति पर अधिकार है। इस स्थिति का वर्णन करने के लिए कोर्ट ने जिस दिन उत्तराधिकार खुलता है वाक्य का इस्तेमाल किया। जस्टिस SM मोदक की सिंगल जज बेंच ने पिछले महीने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे 1983 में निरस्त कर दिया गया था कि प्रावधानों पर चर्चा करने के बाद पारित एक आदेश में कहा 1956 के अधिनियम की धारा 24 में उत्तराधिकार खुलने की तारीख पर जोर दिया गया है। उत्तराधिकार खुलने की तारीख पर पुनर्विवाहित विधवा की स्थिति विधवा की होनी चाहिए। केरल सरकार ने मौजूदा कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा की है कि जब तक केरल विवाह पंजीकरण सामान्य नियमों में संशोधन लागू नहीं हो जाता तब तक राज्य में विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार जनरल सामान्य में विवाह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जा सकती है। 9 सितंबर 2021 को जारी इस सरकारी आदेश में राज्य सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें और सावधानियां भी निर्धारित की है। महामारी के बीच विवाह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य और मुख्य रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मैरिज कॉमन के कार्यालय को कई अपीलें मिल रही हैं। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।